हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को है। बहुत कम समय आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद आपको कॉलेज मिल जाएंगे। अगर सरकारी चाहेंगे तो सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में चाहेंगे अपने ज़िले में मिल जाएगा। अगर आपके घर के पास कोई कॉलेज होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर 250 प्लस नंबर आते हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जीके का पार्ट है, जीके के पार्ट में देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सिर्फ डिजिट बदलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, एग्रीकल्चर कुछ भी हो, उसमें भी देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 50 में देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न रिपीट होते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे एक बार मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पाकिस्तान में देखेंगे बलूचिस्तान प्रांत है, वहीं पर मेहरगढ़ है। यह पॉइंट याद रखेंगे इस समय। बाकी यहाँ पर जो यहाँ पे मेहरगढ़ था वहाँ से गेहूँ और जो जौ है उसी का यहाँ पे साक्ष्य मिला था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनका एक अन्य नाम देव भी था और देवगुप्त देवराज भी था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट है। इन्हीं को यहाँ पर देखेंगे देव के नाम से भी जानते थे, देवगुप्त के भी नाम से जानते थे और इनको यहाँ पे इसके अलावा इनको देवश्री के नाम से भी जानते थे, देवगुप्त देवराज के नाम से भी इनको जानते थे और यहाँ पे देवश्री के नाम से भी जानते थे। तो बहुत सारे इनके यहाँ पे नाम भी हैं। तो यहाँ पे इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो चंगेज खां का समकालीन था वह इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान जो यहाँ पे प्रथम मुस्लिम शासिका थी। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अजमेर दिया गया। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब निपुण था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ से वीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब निपुण था। देखिए जो औरंगजेब था वह संगीत और नृत्य का विरोधी था, लेकिन वह जो वीणा था, वीणा को बजाने में बिल्कुल निपुण था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे औरंगजेब है बहुत ज़्यादा कट्टर था, और उसी कट्टरता की वजह से उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है था। तो यहाँ पे जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो यहाँ पे गुरु नानक कौन है, सबसे पहले उन्हीं को जान लीजिए। यहाँ पे जो सिख धर्म है उसकी जो स्थापना है गुरु नानक देव ने किया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो गुरु नानक जी हैं इनका जो जन्म है वह पंजाब में तलवंडी यहाँ पे स्थान था, पंजाब में तलवंडी स्थान था, वहीं पर हुआ था, और 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे जो तलवंडी स्थान है वह अब ननकाना के नाम से, ननकाना साहब के नाम से फेमस हो गया है। तो यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर होगा, ननकाना हो जाएगा। गुरु नानक का जो जन्म है वो स्थल है वह ननकाना हो जाएगा। वर्तमान में उसका नाम ननकाना हो चुका है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी वह पार्ट अब पाकिस्तान में चला गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो चंपारण सत्याग्रह है उसका यहाँ पे पूछा गया, विरोध पूछा गया है। तो एनजी रंगा ने किया था, एनजी रंगा यहाँ पर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को, यहाँ पे 16 अगस्त 1946 को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह इंपॉर्टेंट भी है। बंदी जीवन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सचिंद्र सान्याल हैं, जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष, तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, रास बिहारी घोष को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया आरबी घोष। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा आरबी घोष। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है, और जो यहाँ पे देखेंगे सूरत अधिवेशन है 1907 में हुआ था। उसी अधिवेशन में देखेंगे जो कांग्रेस था, कांग्रेस दो दल में बढ़ गया, एक नरम दल और दूसरा हो गया गरम दल। तो इसको भी याद आप लोग करें रखेंगे। एक हो गया नरम यहाँ पे दल है, दूसरा है आपका यहाँ पे गरम दल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अदृश्य निर्यात से तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सेवाओं का निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इनसाइड ट्रेडिंग दिया गया है, तो इसका जो संबंध है वह है शेयर बाजार से। जो ट्रेडिंग होता है वह आपका वैसे भी शेयर से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे इनसाइड ट्रेडिंग है, तो यह शेयर बाजार से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस की जो खाड़ी है वह सीमा नहीं बनाती है। वह सीमा देखेंगे इराक से बनाती है, कुवैत से बनाती है, बहरीन से तो बनाती है, लेकिन ओमान से नहीं बनाती। ओमान से जब नहीं बनाती है तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पे देश हैं जहाँ से बनाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि हीरोइन प्राप्त होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो हीरोइन होता है, हीरोइन आपका यहाँ पे अफीम पोस्त से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अफीम पोस्त हो जाएगा। यहाँ पे अफीम पोस्त का मतलब होता है कि जो यहाँ पे पोस्त के अधपके फल होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है, जो अफीम का होता है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि संकोच नदी सीमा बनाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल के मध्य हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परियोजना पढ़ के जाइएगा, कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तुलबुल परियोजना दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर है। जो तुलबुल परियोजना है वह झेलम नदी पर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वह जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी वाले में बी वाला राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यह मुंबई हो जाएगा। मुंबई जो है वह देश का सर्वाधिक यहाँ पे बड़ा बंदरगाह है, और जहाँ से देखेंगे देश का सबसे ज़्यादा व्यापार वहीं से होता है, मुंबई से ही, उसी बंदरगाह से। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भूमध्य रेखा की आपसे यहाँ पे बात कर लिया गया है, तो यह आपका केन्या से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया बी वाले में, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक यहाँ पे राज्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत में अगर बात किया जाए सोयाबीन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वह होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे डी वाले में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरे भारत का देखा जाए तो लगभग 65% इसी मध्य प्रदेश से ही मिल जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया गया भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, बन करके तैयार कब हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 26 यहाँ पे हो जाएगा नवंबर 1949 हो जाएगा। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे यह पूछा जाता कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ पूछा जाएगा, तो 26 जनवरी 1950, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे संविधान के बारे में और भी आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें यहाँ पे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बनने में, तो इसको आपको यहाँ पे याद भी रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संविधान का जो प्रारूप समिति था उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी, और उसके अध्यक्ष, अगर आपसे यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको आंसर करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 थे, तो यहाँ पे 7 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए वाले में है, ए वाला आपका राइट आंसर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और सभी को कमेंट करना है कि संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे, सभी को कमेंट करना है, कमेंट जरूर आप लोग किया करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो देखिए जो न्यायिक पुनरावलोकन की यहाँ पे व्यवस्था लिया गया है वह कहाँ पर है, इसमें यह पूछा गया है, तो भारत और यूएसए में है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगर आपसे यह प्रश्न होता कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में यहाँ पे शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद किस ए संविधान में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में हुआ है, और यह हुआ था यहाँ पे 2003 में हुआ था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे उनके लिए बिल्कुल अनिवार्य यहाँ पे शिक्षा रहेगी, अगला देखते हैं प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे जो राज्यसभा है और जो आपका लोकसभा है इनकी जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होता है वो देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है दिया गया है यहाँ पे,
तो यहाँ पर देखेंगे राज्य सूची में तो आपका पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है, लेकिन जो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता है यह देखेंगे आपका यहाँ पे केंद्र और यहाँ पे जो राज्य होता है इस पर दोनों के दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो यह आपका यहाँ पर राज्य सूची के विषय में नहीं आता बल्कि समवर्ती सूची के विषय पर में आता है, जिसपे सिर्फ केंद्र बना सकता है। यहाँ पर दिया गया वह हो जाएगा केंद्र सूची, और जिसमें सिर्फ राज्य कानून बना सकता है राज्य सूची, जिनपे दोनों बना सकते हैं वह होता है समवर्ती सूची। तो इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका दिया गया है। इसका मतलब है कि विधानसभा भी रहे और विधान परिषद भी रहे। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, बिहार में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, कर्नाटक में भी विधानसभा है और विधान परिषद भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो यह मिलता है जो अगुंतर निकाय है उसी में है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यूनानी शक कुषाण हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था अरबों ने किया था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी जो मौत है वह चौगान खेलते समय हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। मामल्ल शैली का विकास किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पल्लव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह विपरीत दिशा से सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र अरूढ़ हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह तो 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रहस्यमयी समुद्री घटना अल नीनो तथा जो ला नीना है किस महासागर से संबंध रखती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर से, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। परियोजना दिया गया, नदी दिया गया है। तो अभी जस्ट आपको बताया गया तुलबल जो परियोजना है झेलम नदी से रिलेटेड है, यह तो आपका सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है शिव समुद्रम परियोजना है, तो यहाँ पे कावेरी, यह भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पापनासम परियोजना ताम्रपड़ी, यह भी सही है। तो यहाँ पे डी वाला सीधा सीधा गलत हो जाएगा, 3 सही है तो डी वाले को लगा दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि लौटते मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह होता है तमिलनाडु में, जो लौटता हुआ मानसून है उससे जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह तमिलनाडु राज्य में होती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सेबी की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है,
और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में किया गया था। जो सेबी है उसकी जो स्थापना है वह किया गया था यहाँ पे 1988 में। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि रोलिंग प्लान परियोजना संचालित की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था 1966 से 69 में। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। रेपो रेट से तात्पर्य लगाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आरबीआई द्वारा जो अनुसूचित बैंक हैं उनको दिए गए अल्पकालीन ऋण जो होता है उसी को रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध इनमें से किससे था? देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था इसका जो संबंध था वह 3 कठिया व्यवस्था से था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में योगदान होता है। तो योगदान जो रहता है अपक्षालन का रहता है। तो यहाँ पर भी आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए। 2011 से लेकर 25 तक का मिल रहा है। 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी सब्जेक्ट हैं जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए और सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज कर लीजिए। अगर डायरेक्ट व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज डाल दीजिए यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके, आर्ट या साइंस, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।